भाई साहब इमेजिन करो एक बैंक जिसका काम है अच्छे से लोन्स देना और लोन से प्रॉफिट कमाना, वहां वो 30% लोन्स बैड हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ये इंस्टीट्यूशन तारीख पे तारीख नुकसान पे नुकसान कर रहा है। 2018 में मोटा मोटी 28% लोन्स एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और गवर्नमेंट ने उसे हेल्प किया कितना। बैंक को संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की मंजूरी दी है। मोदी सरकार अब बैंक को 9,300 करोड़ का बेल आउट पैकेज देने का फैसला कर रही है। कौन है ये बैंक? ये बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। एक टाइम पे इंडिया का सबसे ग्रोइंग प्रॉमिसिंग बैंक था और आज वर्स्ट परफॉर्मिंग बैंक में से एक है। क्या आईडीबीआई का फ्यूचर अच्छा है और इसके हिस्ट्री में इतने सारे मिस्टेक्स क्यों हुए, जानते हैं इस लॉन्ग वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं पहला पॉइंट कि आईडीबीआई इतने क्राइसिस में आया क्यों। 2000 में आईडीबीआई को अग्रेसिवली एक्सपांड करना था। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थी, इंडिया शाइनिंग था, तो कॉर्पोरेट लेंडिंग पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और पावर बिल्डर सब कमा रहे थे और आईडीबीआई तेजी से उन्हें लोन्स दे रहा था। लेकिन 2008 का लीमन ब्रदर्स द रियल एस्टेट फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में आया। So now is Wall Street can bring down Main Street. And frankly, I'm going to tell you, it's a little scary. Your company is now bankrupt. Our economy is in a state of crisis. Did you mislead your investors? And I remind you, sir, you're under oath. In your testimony today, right here, right now. और स्लो डाउन हुआ और ये इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कंपनीज डिफॉल्ट करने लग गए और आज आईडीबीआई के विलफुल डिफॉल्ट 26,000 करोड़ और उसमें बड़े बड़े नाम है, एबीजी शिपयार्ड, जेपी ग्रुप, ये बड़े बड़े नाम है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इतना बड़ा सूप में कैसे आया है। तो पार्ट 2 रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स का मतलब है वो प्रॉपर चेक करते हैं। आप छोटा सा होम लोन लेने जाओ, आपका इनकम स्टेटमेंट, आधार कार्ड, बैंक कार्ड, सैलरी स्लिप, पर्सनल वेरिफिकेशन इतना हरा देते हैं, त्रास देते हैं, पूछो मत। लेकिन आईडीबीआई बड़े बड़े प्लेयर्स को लोन देने के चक्कर में उनके पीआर, उनके ब्रांड वैल्यू के झांसे में आ गए और बिना प्रॉपर चेक्स उनको लोन्स देते गए कि आप बढ़ रहे हो, इंडिया का ग्रोइंग स्टोरी है, लोन्स लो और हम ऐशो ऐश आराम करेंगे। और रिजल्ट भाई साहब, ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2015 में 9.3% था, हाई था, लेकिन 2018 में 28% हो गया, 28%। और जब इतना बड़ा बैंक फट जाता है तो पूरा बैंकिंग सिस्टम फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, पैनिक आ जाता है। आरबीआई ने 2017 में इंटरवीन किया, आईडीबीआई को उसको पीसीए में प्लेस किया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बोले तो। भारतीय रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर के बैंक आईडीबीआई पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि आईडीबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने एनपीए के बारे में तय नियमों के अनुसार जानकारी नहीं दी। लेकिन दोस्त, एक्चुअली आईडीबीआई के डूबने में क्या गवर्नमेंट का हाथ है? सेक्शन सी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। आईडीबीआई इनिशियली एक पब्लिक सेक्टर बैंक था और बाद में वो प्राइवेट सेक्टर बैंक बना। लेकिन जब वो पब्लिक सेक्टर बैंक था तो भाई साहब अलग अलग बाबू और मिनिस्टर्स के कॉल आ जाते थे, आपको लोन देना ही पड़ेगा। और ये रीजन है कि 2010 से 2018 आईडीबीआई के पास एक नहीं, दो नहीं, 5 अलग अलग सीईओज आए। तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, स्लो डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल प्रेशर, ये इनको तकलीफ दे रहा है। और जब वो धीरे धीरे 2018-19 में ग्रो कर रहे थे, कोविड ने और एक स्ट्रेस डाल दिया और ये रीस्ट्रक्चरिंग के बाद दिसंबर 2023 में 5% लोन्स एनपीए रहे, यानी मेहनत करते रहे। अब इतने सारे फेलियर्स पाइलअप हो रहे थे तो आईडीबीआई को एक रीबाउंड करना था, बाउंस बैक करना था। तो क्या किया उन्होंने? किए कुछ अच्छे स्टेप। सबसे पहले डेडिकेटेड रिकवरी टीम, जिसका काम ही था एनपीए को रिकवर करो, क्योंकि उन्हें नए लोन्स देने थे, एनपीए को मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। और थर्ड,
रिस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट। ये कर करके उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग सपोर्ट दिया और ये करके उन्होंने अपने जो अच्छे एसेट्स थे, उनके पास जो अच्छे लोन्स थे, उसको थर्ड पार्टी को बेच दिया। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस इसको बेचा कि लिक्विडिटी आए। आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट को बेचा जिसके कारण और लिक्विडिटी आए। और उन्होंने एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और अदर फाइनेंशियल एंटिटीज में इन्वेस्ट किया था, उसको भी बेचा। ये सब करते धीरे धीरे ग्रोथ आया और अब प्राइवेटाइजेशन एक नेक्स्ट बड़ा स्टेप लग रहा है। Now talk about the privatization of IDBI Bank. As you just saw on the ticker a while back, the process seems to be moving forward and maybe it will be completed perhaps in the next couple of months itself. अब प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन है। मालूम है क्यों? 2019 में LIC आया। अब मुझे लगता है गवर्नमेंट ने LIC को बोला रहेगा तेरे पास इतना पैसा है, ले ले इसको। तो LIC आया और 51% स्टेक LIC ने IDBI बैंक में लिया। The government's life insurance corporation has cleared the acquisition of 51% stake, a majority stake in the IDBI bank. This is a lifeline for the bank, which was struggling to survive, reeling under almost 56,000 crores in bad debt. Now, thanks to LIC, it will get around 11 to 13,000 crores in capital. और LIC के एफर्ट्स के बावजूद अब गवर्नमेंट बाकी उसका 45.48% प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचना चाहता है। और कौन प्राइवेट इक्विटी इसे गियर अप कर रहा है? NDTV Profit exclusive sources tell NDTV Profit that Emirates National Bank of Dubai is planning to take the wholly owned subsidiary route for IDBI Bank's acquisition. और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इंडियन बैंकिंग में आ रहा है। अब आईडीबीआई का परफॉर्मेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। आईडीबीआई ने रिसेंटली अपने नेट प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 40% इंक्रीज दिखाया है, यानी 1700 करोड़ का नेट प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर बैड लोन्स उसको धीरे धीरे कम कर दिया है, 80% से कम किया है फॉर 356 करोड़। और धीरे धीरे अब वो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स और ये सब कर करके उसका बाउंस बैक हो रहा है। बैलेंस शीट को भी उसने क्लीन कर लिया और ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंपनी ने 652 करोड़ के इनके 6000 करोड़ के स्ट्रेस एसेट्स है, उसको 10% में लिया। अब प्राइवेटाइजेशन का फायदा क्या होगा? ऑलरेडी LIC एक पब्लिक कंपनी है, LIC के पास मोटा मोटी इक्विटी है, बट अगर हिंदुजा ग्रुप और अच्छे प्लेयर्स आते हैं तो उसका फायदा हो सकता है। फायदा नंबर 1, एफिशिएंसी, मार्केट ड्रिवन अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, ये प्राइवेट बैंक है, उसका ग्रॉस NPA कितना है भाई साहब? 1.26%। 1.26%। और IDBI ने इतना कचरा साफ करने के बाद भी 5% पे ही पहुंच पाए हैं। प्राइवेटाइजेशन से लोगों को एक डर है कि यूनियन का डर है कि भाई साहब सैलरी कट होगा, हमें जॉब से निकाला जाएगा। बट मुझे लगता है कि मार्केट फोर्सेस आर गुड। जो यंग है, जो स्मार्ट है, एनर्जी है, जो भूखा है, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, ग्रो करेगा। और जो कंफर्ट जोन में रामू काका बाबू डम वाले हैं उनको दरवाजा दिखाया जाएगा, तो ये अच्छा है। लेकिन और एक हल्का रिस्क है, जो अगर फॉरेन प्लेयर्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो भाई धीरे धीरे इसमें डर आ सकता है। तो अब आईडीबीआई बैंक को क्या करना चाहिए? 2 केस स्टडी समझते हैं जो हमें अच्छे से गाइड कर पाएगा और आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। केस स्टडी नंबर 1, एक्सिस बैंक। पहले था ये यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक को 2001 में प्राइवेटाइज किया, रीब्रांड किया एक्सिस बैंक, और आज एक्सिस बैंक इंडिया का टॉप प्राइवेट बैंक है। यूथ उससे करेक्ट कर रहा है और उसका लोन का बुक ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ रुपया है, यानी प्राइवेटाइजेशन इज गुड। सेकंड, यस बैंक प्राइवेट बैंक था, लेकिन मिस मैनेजमेंट के कारण, ईगो के कारण, गवर्नेंस इश्यू के कारण वो बर्बाद हो गया। तो हर प्राइवेट कंपनी अच्छा होता नहीं है और उसको 10,000 करोड़ का SBI और गवर्नमेंट से बेल आउट लगा। तो अब कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, लेकिन RBI को और गवर्नमेंट बॉडी को कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ेगा। तो गवर्नेंस को सुधारो, इंश्योर करो कि हमारे लॉस अच्छे हो, ऑडिट अच्छे हो, और प्राइवेटाइजेशन करो तो IDBI बाउंस बैक कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या IDBI वापस देश के टॉप 5 बैंक्स में आ पाएगा या फिर ये बाबू डम के चक्कर में मर जाएगा? शुड वी गो फॉर प्राइवेटाइजेशन या बसेसर जैसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? लेट मी नो योर थॉट इन कमेंट्स। और अगला कौन सा वीडियो निकालो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। टिल देन आई एम योर बिजनेस ग्रोथ मेंटर साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।